गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7वीं का छठा चैप्टर, जिसका नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है थोड़ा आप समझ लीजिए। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें एक नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदल दिया। अब दूध तो खट्टा नहीं होता है, लेकिन दही क्या होती है, खट्टी होती है। तो जब दूध दही में बदला है तो उसके अंदर एक नया पदार्थ बना है, उसके अंदर अम्ल बना है, नया पदार्थ। इसलिए परिवर्तन कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन। कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार जैसे हमने बर्फ़ को जल में बदल दिया, बर्फ़ को पिघलाकर जल में बदल दिया, क्या कोई नया पदार्थ बना? बर्फ़ के अंदर भी जल था, वो ठोस रूप में था, अब भी जल ही है लेकिन अब तरल रूप में है, तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, लेकिन परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम समझते हैं। निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कुछ परिवर्तन दे रखे हैं, इनको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में बताना है कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। देखिए पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे भोजन बनाते हैं और पौधों की पत्तियों में भोजन बनता है जो एक नया पदार्थ होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जल लेकर, क्लोरोफिल की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से उनमें स्टार्च या मंड बनता है, जो पौधे का भोजन होता है, उनमें एक नया पदार्थ बनता है। इसलिए यह परिवर्तन कैसा है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला है जल में शक्कर को घोलना। हमने जल में शक्कर डाल दी तो कोई नया पदार्थ बना क्या? इसमें कुछ भी नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ जल और शक्कर ही रहते हैं उसके अंदर। तो इसलिए ये कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तीसरा है कोयले को जलाना। अब कोयले को जलाएंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो कि एक नया पदार्थ बनता है। ऊष्मा भी निकलेगी इसमें से और धुआं निकलेगा, उस धुएं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसलिए इसमें एक नया पदार्थ बनता है। इसलिए कोयले को जलाना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, मोम को पिघलाना। अब मोमबत्ती जब जलाते हैं ना तो उसमें मोम पिघल जाता है, तो मोम तो क्या बना है, सिर्फ पिघलकर तरल में बना है ना, ठोस से है तो वो मोम ही। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्योंकि मोम को सिर्फ और सिर्फ पिघलाया गया है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्थर बनाना। एल्युमिनियम के टुकड़े को हम पीटते गए और उसे एक पतली चादर के रूप में, जैसे रोटी लपेटते हैं ना, रोटियां लपेटते हैं, रोटियां लपेटने के लिए जो एल्युमिनियम का कागज़ होता है, वो एल्युमिनियम को पीटकर बनाया जाता है, उसे पतला पत्थर भी बोलते हैं। इससे अगर पीटकर पतला पत्थर बनाया जाता है तो रहता फिर भी एल्युमिनियम ही है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ उसका आकार चेंज हुआ है। इसलिए यह परिवर्तन भी कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अगला देखिए, भोजन का पाचन। भोजन पचने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमने आलू खाया या रोटी खाई गेहूँ से बनी हुई, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाएगा, भोजन के पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोजन के पाचन होने के बाद शरीर में नया पदार्थ बनता है। तो नया पदार्थ बनेगा तो ये परिवर्तन कौन सा हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो एक बार फिर से आप इसको देख लेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पौधों की पत्तियों में नया भोजन बनता है, नया पदार्थ बनता है। जल में शुक्र का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोयले को जलाना, कोयले को जलाने से धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, एक नया पदार्थ बनेगा, रासायनिक परिवर्तन है।
मोम को पिघलाने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, मोम ही रहता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्थर बनाना, एल्यूमिनियम को पीटने से भी वो एल्यूमिनियम ही रहता है, सिर्फ पतला हो जाता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन ही है। भोजन का पाचन, भोजन पचाने से या भोजन का पाचन होने से नया पदार्थ बनता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए आप। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। पहला देखिए, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। सत्य है या असत्य बताओ। अब लकड़ी के लट्ठे को हमने काटा है, टुकड़ों में काट दिया, पहले भी लकड़ी थी, वो काटने के बाद भी वो लकड़ी ही रही, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये असत्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? असत्य आ जाएगा। देखिए इसका उत्तर देखिए, असत्य, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है, तो इसको सही करके आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियां गड़ सड़ कर क्या बन जाएंगी? खाद बन जाएंगी, एक भौतिक परिवर्तन है। बताइए सत्य या असत्य? ये भी क्या है? असत्य है। तो इसको सही करके कैसे लिखोगे? पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियां गलने के बाद, सड़ने के बाद उसमें खाद बन जाती है, उसमें पोषक तत्व बन जाते हैं, जो मिट्टी के अंदर घुल मिल जाते हैं, नए पदार्थ उसमें बन जाते हैं, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखिए, जस्ते या जिंक, जिंक और जस्ता एक ही होता है। ठीक है। जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता है। सत्य या असत्य? देखिए ये बिल्कुल क्या है? सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसको समझ लीजिए आप। जस्ता या जिंक होता है ना, ये लोहे के पाइप को वायु और नमी के संपर्क में नहीं आने देता है, इसलिए उसको जंग नहीं लगता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला देखिए, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, ये असत्य है, ये असत्य है। इसको सही करके कैसे लिखोगे? जंग आयरन ऑक्साइड है। प्रिय विद्यार्थियों, लोहे को ही आयरन बोलते हैं, लोहे को ही क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। लोहा जंग लगने के बाद लोहा ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। तो लोहा और जंग एक पदार्थ नहीं है, ये कथन असत्य है। इसको सही करके आप कैसे लिखोगे? जंग आयरन ऑक्साइड है या लोहा ऑक्साइड है। ठीक है। अगले पर हम चलते हैं। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भाप का संघनन का मतलब क्या हुआ? जल का भाप में बदलना, जल का भाप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है, और भाप का वापिस जल में बदलना संघनन कहलाता है। तो भाप का संघनन, भाप वापिस जल में बदल जाएगी ना, तो वो भाप के अंदर भी जल ही था भाप के रूप में, और संघनित होने के बाद, संघनन के बाद भी वो जल ही है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल सही है, ये एक भौतिक परिवर्तन ही है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये कथन सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। ऐसे ही आपको लिख देना है कि भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। पहला देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह खालिस्तान के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? हम श्वास में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। इसका टेस्ट कैसे करेंगे? हम लेंगे चूने का पानी। क्या लेंगे? चूने का पानी। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे ही चूने के पानी से हम ये गैस या फूंक मारेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो यह दूधिया हो जाता है। दूधिया क्यों हो जाता है? इस खालिस्तान में क्या आ जाएगा? क्योंकि इसमें क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद रखना है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित कर देते हैं तो वो दूधिया हो जाता है, तो उसमें क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो पहले खालिस्तान में क्या आ जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दूधिया हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब दूसरा देखिए, खाने के सोडे का रासायनिक नाम।
जो रसोई घरों में जो सफ़ेद रंग का सोडा होता है, जैसे गुलगुले में सेवाड़ी हम बनाते हैं त्योहारों पर, या कोई पकवान बनाते हैं, उनके अंदर डालते हैं खाने का सोडा, उस सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक रासायन है, खाने का सोडे का रासायनिक नाम है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला अगर लिखें ना तो वो आपके आगे अगली क्लासों में आएगा, NaHCO3। ये अन्य सोडियम हो गया, H हाइड्रोजन हो गया और CO3 कार्बोनेट हो गया। ऊपर वाला क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है ना। ये अगली क्लासों में आएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और नीचे वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं ये सूत्र। अगले में चलते हैं। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, खालिस्तान और खालिस्तान है। यश दिलेपन करके। यश दिलेपन होता है लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना या जिंक की परत चढ़ाना। ऊपर आया था ना कि जिंक की परत चढ़ाने से लोहे को जंग नहीं लगता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो जिंक की परत चढ़ाना लोहे के ऊपर क्या कहलाता है? यश दिलेपन कहलाता है। तो एक तो तरीका है जंग से बचाने का कि यश दिलेपन कर देंगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे, जस्ते की परत चढ़ा देंगे। दूसरा है पेंटिंग करके, पेंट कर देंगे या जिंक की परत चढ़ा देंगे तो लोहे को जंग नहीं लगेगा, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अगला देखिए, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल खालिस्तान गुणों में परिवर्तन आता है। पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। भौतिक गुण वो होते हैं जो बाहरी दिखावट के गुण होते हैं, बाहर से दिख जाते हैं, ऐसे परिवर्तनों को भौतिक गुण बोलते हैं। और भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में ही परिवर्तन आता है। यदि रासायनिक परिवर्तन होता तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। अगला देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनते हैं खालिस्तान परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक हम ऊपर भी बता चुके हैं, जिसमें नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है वो भौतिक परिवर्तन है। तो आखिरी खालिस्तान में रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है, नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। ये किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्तर देखिए, यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के रस में मौजूद सिट्रिक अम्ल, नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलता है। खाने का जो सोडा है ना वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ये सिट्रिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो इसमें नया पदार्थ बनता है। ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। इसमें आपको दो बातें याद रखनी है कि नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है तथा जो खाने का सोडा होता है इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, नया पदार्थ बनता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखिए, 5 का प्रश्न, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम को एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न को आप समझिए। मोमबत्ती जलती है तो दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो इसको समझाइए आप। देखिए उत्तर देखिए, मोमबत्ती जलाएंगे ना तो मोम पिघलेगा और मोम का पिघलना कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। अब वो मोम जलेगा ना तो मोम का ज्वलन एक धुआं भी पैदा करेगा, जलेगा, वो जलकर धुआं निकलेगा। तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। मोम पिघला है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है तो वो भौतिक परिवर्तन है। पिघलने के बाद वो जलता है ना तो वो कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें दोनों ही परिवर्तन होते हैं। आगे देखिए, खाद्य पदार्थ का सेवन, यह भी ऐसा उदाहरण है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कोई खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं ना, हम कोई पदार्थ खाते हैं तो चबाते हैं ना, तो चबाने से तो वो पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में टूटना कैसा परिवर्तन होता है? इसमें भौतिक परिवर्तन होता है। और फिर इसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद इसमें नया पदार्थ बनता है और वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो एक उदाहरण और कौन सा याद रखोगे आप? खाद्य पदार्थ का सेवन, इसमें भी दोनों परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक। ठीक है। इस प्रकार आप इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं।
प्रश्न नंबर हम 6 पर चलते हैं। आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। उत्तर देखिए, जमी हुई दही से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। दही से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। दूध और दही के गुण अलग अलग हैं और यह गुण रासायनिक परिवर्तन दर्शाते हैं, इसलिए दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि दही खट्टी होती है, दूध खट्टा नहीं होता है। दही और दूध के गुण अलग अलग हैं। जब दूध दही में बदलता है तो उसमें एक नया पदार्थ बनाया ना, तभी उसके अंदर नए गुण आए हैं। तो ये कैसे परिवर्तन को दर्शाते हैं? रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। ठीक है ना, और दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखिए, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। लकड़ी का जलना और लकड़ी के छोटे टुकड़ों में काटना लकड़ी को, दोनों ही अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हैं। देखिए, लकड़ी जब जलती है तब कोयला उत्पन्न होता है, कोयला बनता है ना, और साथ में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकलती है, एक नए पदार्थ निकलते हैं ना। तो यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कोयले से हम लकड़ी उत्पन्न नहीं कर सकते और कोयले से लकड़ी भी उत्पन्न नहीं की जा सकती। परंतु लकड़ी को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो केवल अपनी आकृति ही बदलती है, उसकी आकृति बदलती है ना, कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। यह भौतिक परिवर्तन है। ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कैसे बनाते हैं। कॉपर सल्फेट एक प्रकार का रासायन है। ये क्रिस्टल का मतलब होता है ठोस पदार्थ के रूप में जमना। जैसे हम चीनी लेकर आते हैं ना, चीनी एक प्रकार से क्रिस्टल है, जो सूखी चीनी है ना, उस क्रिस्टल है। मिश्री लेके आते हैं, वो भी क्या है? क्रिस्टल है। क्रिस्टल होता है सूखा हुआ पदार्थ जो नीचे जम जाता है। तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन आपको करना है। तो देखिए, किसी बिक्कर में एक कप जल लीजिए। एक कप जल लिया हमने, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, थोड़ा सा उसमें अम्ल डाल देंगे। जल को गर्म कीजिए। जल उबलना आरंभ कर दे तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाएं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले एक कप जल लिया, जल में थोड़ा अम्ल डाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, फिर गर्म किया और उबाल लिया उस जल को। जब ये उबलने लग जाए ना, तो उसमें कॉपर सल्फेट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएंगे। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें, उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाते रहेंगे। और कब तक मिलाते रहेंगे? जब तक उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो जाए। तो जल में कॉपर सल्फेट घुलता रहेगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसमें कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाता है। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। उसे छान लेंगे हम, उसे ठंडा होने दें। जब विलयन ठंडा हो जाता है तो उसे छोड़ दें, ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे ना। कुछ हिला डुलाकर अन्य किसी पदार्थ प्रकार न छेड़ें, उसे छेड़ना नहीं है, बिल्कुल एक ही जगह उसको छोड़ देना है। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे। कॉपर सल्फेट पहले कैसे था? चूर्ण के रूप में था, वो कठोर एक बड़े क्रिस्टल के रूप में बन जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे बनाना है? कॉपर सल्फेट का क्या है, हमारे पास चूर्ण है। उसको जैसे चीनी होती ना, चीनी ठोस रूप में होती है, चीनी के दाने होते हैं, इन दानों को ही क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट चूर्ण के रूप में है, ये दाने बनाने हैं, क्रिस्टल बनाने हैं। कैसे बनाओगे? गर्म पानी में लेंगे, उसे उबालेंगे पानी को, उसमें अम्ल डाल देंगे और उस उबलते हुए पानी में कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालेंगे। ये चूर्ण तब तक डालते रहेंगे जब तक ये चूर्ण घुलना बंद ना हो जाए। जब ये घुलना बंद हो जाएगा तब उसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे, और ठंडा होने के बाद ये ठोस रूप में इस प्रकार दानों में बदल जाएगा, जिसे क्रिस्टल बोलते हैं, और क्रिस्टल हमें बन जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार होता है। उत्तर देखिए, पेंट की परत लोहे की वस्तुओं पर मौजूद हो तो उसे ऑक्सीजन, जल अथवा दोनों के सीधे संपर्क से बचाकर जंग की रोकथाम करती है। पेंट जंग की रोकथाम कैसे करता है? क्योंकि लोहे को ऑक्सीजन और जल के संपर्क में नहीं आने देता है। ऑक्सीजन और जल के संपर्क में जब लोहा नहीं आएगा तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा और जंग की रोकथाम हो जाएगी। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं हम। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा जो समुद्र के नज़दीक जो क्षेत्र है ना, उनमें लोहे की वस्तुओं को जंग ज़्यादा लगता है। इसका क्या कारण है? उत्तर देखिए, लोहे में जंग ऑक्सीजन अथवा नमी की मौजूदगी में लगता है। लोहे में जंग किससे लगता है? ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है।
और समुद्री तटीय क्षेत्रों में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। समुद्र के नज़दीक जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तो पानी ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर नमी ज़्यादा होगी, इसलिए वहाँ लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में नमी बहुत कम पाई जाती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, इसलिए नमी कम पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर जंग कम लगता है। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद भी रखना है। रसोई घरों में कौन सी गैस यूज़ करते हैं हम? LPG। इसकी फुल फॉर्म क्या याद रखोगे? द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर में LPG किस रूप में होती है? द्रव के रूप में। सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित, लेकिन हम जैसे गैस को खोलते हैं ना, तो वो गैस के रूप में बाहर निकलती है। तो परिवर्तन A, फिर से गैस जलती है, परिवर्तन B। इन कथनों से संबंधित सही कथन बताइए। देखिए पूछा क्या गया है। हम घरों में LPG गैस प्रयोग करते हैं सिलेंडरों में जलाने के लिए। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है ये सिलेंडर के अंदर द्रव के रूप में होती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है तो ये गैस में बदल जाती है, द्रव से गैस में बदल जाती है। तो ये परिवर्तन कैसा है? फिर ये गैस जलती है, फिर ये परिवर्तन बताना है कैसा है। तो देखिए प्रक्रम A रासायनिक, प्रक्रम A कैसा था? द्रव से गैस में बदलना, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये गलत है। प्रक्रम B एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही है। B परिवर्तन कैसा है? गैस जलती है ना, तो जलने के बाद गैस खत्म हो जाएगी, ऊष्मा मिलेगी, नया पदार्थ बनेगा। प्रक्रम B एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए प्रक्रम A और प्रक्रम B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन गलत, दोनों रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? प्रक्रम B एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम A तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उसका कोई ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें प्रक्रम B एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि प्रक्रम B में क्या दिया हुआ है? गैस जलती है, परिवर्तन B। तो ये परिवर्तन B कैसा है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 पर हम चलते हैं। अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। जैसे बायोगैस को प्रिय विद्यार्थियों हम गोबर गैस भी बोलते हैं, जो गाँव में आमतौर पर गाय और भैंस के गोबर से बनाई जाती है। इस गोबर को या अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, कुछ विशेष जगह बनाई जाती है, वहाँ पर इनको डालते हैं, तो वहाँ पर अवायवीय, वहाँ पर वायु नहीं होती है, और वहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में वायु नहीं होती है, और जीवाणु क्या करेंगे? उसको बायोगैस में बदल देंगे, गैस में बदल देंगे। तो परिवर्तन A हुआ, परिवर्तन A हुआ। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई, इस गैस को हम जलाएंगे, ये परिवर्तन B है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, तो इनमें से भी आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए प्रक्रम A और प्रक्रम B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। सही उत्तर कैसे आएगा? क्योंकि परिवर्तन A में ये जो गोबर है या जो गले सड़े जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये अपघटित हो जाते हैं। अपघटित मतलब गल और सड़ जाते हैं, और जैव गैस बन जाती है, बायोगैस बन जाती है। तो परिवर्तन A में गैस बनती है पदार्थों के गलने और सड़ने से, तो ये परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन B में ये गैस जलती है, और जलने पर भी नया पदार्थ बनता है, जलने पर हमें ऊष्मा मिलती है, और ये गैस खत्म हो जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। तो परिवर्तन B भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ये दोनों ही परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हैं, इसलिए इसका गैस सही उत्तर आ जाएगा। परिवर्तन A और परिवर्तन B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चन हमने NCERT के कर लिए हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे।